हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन योर क्वेश्चन मैथ। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट टॉपिक में जनरल एंट्रीज के बारे में समझा था। जनरल एंट्रीज को कुछ उदाहरण के रूप में लिया गया था। आज हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिससे हम अच्छे से समझ पाएँ कि कुछ जनरल एंट्रीज क्या होती है। फर्स्ट इसमें आती है कंपाउंड एंट्रीज, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है मिश्रित प्रविष्टियाँ। कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है कि कभी कभी एक ही डेट पर कई ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि कोई एक अकाउंट अनेक बार क्रेडिट होता है और कई बार एक अकाउंट डेबिट होता है। उस समय ऐसे ट्रांजेक्शन्स की अलग अलग एंट्री न करते हुए एक मिश्रित प्रविष्टि कर दी जाती है। यानी कि क्या होता है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जैसे कोई एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि एक डेट है, जैसे कि 1/1/2022। इस डेट की बहुत सारी एंट्रीज है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन इस डेट को हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि उस डेट को एक ही, जितने भी ट्रांजेक्शन उस डेट को हुए गए हैं उतने ही सारे एक साथ लिख देंगे, ना कि उसको अलग अलग करके लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे एक साथ उसी डेट को लिख देंगे। तो इसे ही यहाँ पर कंपाउंड एंट्रीज कहा जाता है। इसकी कुछ दशाएं होती है, यानी कि ये निम्नलिखित दशाओं में की जाती है। इनकी कुछ 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट है कि जब एक ही दिन में कई ट्रांजेक्शन ऐसे हो जिनमें एक अकाउंट डेबिट किया जाने वाला हो और कई खाते क्रेडिट किए जाने वाले हो। यानी कि एक ही दिन में कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनमें एक अकाउंट डेबिट किया जाता हो और कई अकाउंट क्रेडिट करने वाले हो। सेकेंड तब होती है जब एक ही दिन में कई ट्रांजेक्शन से कोई एक अकाउंट क्रेडिट करना हो और एक से अधिक अकाउंट डेबिट करना हो। थर्ड आती है जब कभी एक ट्रांजेक्शन के संबंध में जिस किसी अकाउंट को डेबिट लिखना है और दूसरे ट्रांजेक्शन के संबंध में उसी अकाउंट को क्रेडिट लिखना है, या इसके उल्टा भी हो सकता है। लास्ट दशा ये है कि जब कभी कुछ सौदे संयुक्त हो, यानी कि जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता हो। यानी कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से लिखना पड़ता है, यानी जिन्हें हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, तब ये दशा यहाँ पर होती है। तब यहाँ पर हम इन 4 दशाओं में कंपाउंड एंट्रीज करते हैं। लेकिन हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जिन अकाउंट्स की कंपाउंड एंट्रीज पॉसिबल है वे सभी एक ही डेट की होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी की कंपाउंड एंट्रीज कर रहे हैं, किसी मिश्रित प्रविष्टियां कर रहे हैं, तो वो एक ही डेट की होना चाहिए। एक ही डेट में ये सारी एंट्रीज होती है, तभी हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो अप्रैल फर्स्ट में 2017 अप्रैल फर्स्ट में 50,000 रुपये कैश, 20,000 रुपये का माल और 10,000 रुपये की मशीनरी लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो अप्रैल फर्स्ट की ये जो तीनों हैं यहाँ पर लिखी हुई है, कैश, स्टॉक और मशीनरी, इन तीनों की जो एंट्री होगी वो एक साथ होगी। यानी कि 1 अप्रैल 2070 को कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नरेशन में हम लिखेंगे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड मशीनरी। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड एंट्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्यापारिक और नगद बट्टा, यानी कि ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्काउंट दिया क्यों जाता है। नॉर्मल सी बात है कि जब ग्राहकों को डिस्काउंट दिया जाता है तो वो किस लिए दिया जाता है, ताकि ग्राहक कस्टमर जो है हमारे वो अधिक से अधिक माल खरीदे और पेमेंट टाइम से करे, और उनके मन में हमेशा ये रहे कि नहीं, ये चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है तो ये चीज़ हमें लेना है। तो यहाँ पर डिस्काउंट का यही मीन होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। यानी फर्स्ट जिसे हम कहते हैं व्यापारिक बट्टा, सेकंड हम जिसे कहते हैं नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा, सबसे पहले हम व्यापारिक बट्टा समझते हैं। यह डिस्काउंट विक्रेता द्वारा क्रेता को अधिक माल खरीदने के लिए दिया जाता है। यह माल के अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दिया जाता है, यानी जो इसकी प्राइस रहती है, जो माल की प्राइस रहती है उसके ऊपर यह डिस्काउंट दिया जाता है। जो ये डिस्काउंट है उसके लिए बुक्स में एंट्रीज नहीं की जाती है। ठीक है, ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब सामने वाला माल खरीद लेता है।
जो ये डिस्काउंट है ये कैश और उधार यानी कि अगर कोई सामने वाला नगद या उधार दोनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शन पर समान रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नगद बट्टा यानी कि कैश डिस्काउंट। जब क्रेता द्वारा माल के मूल्य का भुगतान तुरंत या देय तिथि पर उसके पूर्व कर दिया जाता है तो विक्रेता उसे कुछ विशेष छूट देता है जिसे कि नगद बट्टा कहा जाता है। ठीक है, यह डिस्काउंट रकम का लेनदार देनदार को भुगतान के समय व्यापारिक शर्तों के अनुसार देता है। इसका उद्देश्य ग्राहक को शीघ्र भुगतान के लिए प्रेरित करना होता है। ये डिस्काउंट्स कब दिया जाता है? जब क्रेता माल खरीद लेता है, ठीक है, और उसका जो पेमेंट है वो तो या तो तुरंत कर देता है या उसकी जो डेट रहती है उस डेट पर करता है या उसके पहले ही कर देता है, तो उसे ये डिस्काउंट विक्रेता की तरफ से दिया जाता है जिसे कि हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की जो लेखा है इसको हम बुक्स में अलग से इसकी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, भुगतान करते समय लेनदार भुगतान प्राप्त करता है और डिस्काउंट सामने वाले को देता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर देनदार भुगतान के समय भुगतान के बदले डिस्काउंट पाता है तो ये उसके लिए लाभ होता है। पेमेंट लेते समय लेनदार इसे डिस्काउंट अलाउड के रूप में और देनदार इसे डिस्काउंट रिसीव्ड के रूप में लिखता है। इसके लिए मिश्रित नकल प्रविष्टि यानी कि कंपाउंड जनरल एंट्री की जाती है। ठीक है, कैश डिस्काउंट जो रहता है वो सदैव भुगतान की गई राशि पर निश्चित प्रतिशत दर से दिया जाता है। एक रेट तय होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इसे दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिस्काउंट का कैलकुलेशन किया गया है, तो इसी टाइप से हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं और अपने ग्राहक को एक व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा उसे देते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है दान में दिया गया माल, गुड्स गिवन इन चैरिटी। इसमें जो बिजनेसमैन है वो या तो कैश या चेक से जो अमाउंट है दान देने के अतिरिक्त माल भी दान में देता है। यानी कि अगर उसे कैश देना हो, चेक देना हो, तो इसके अलावा भी एक एंट्री होती है माल दान में देना, तो उसे भी वह दान में देता है। दान में देने पर जो चैरिटी अकाउंट है वो डेबिट होता है और उससे संबंधित जो अदर अकाउंट्स है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रेडिट किए जाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि माल दान में देने पर क्रय खाता क्रेडिट किया जाता है, यानी कि परचेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि माल खाते का विभाजन अपनाने से ही वह पूरी तरह से उपयुक्त रहता है। क्रय खाते को लागत मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। दान में जब हम कोई चीज़ देते हैं तो उसके संबंध में इस तरह से कुछ एंट्री होती है, जैसे कि चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू परचेस अकाउंट। यानी कि अगर टू कैश अकाउंट कब आएगा? जब दान में दी गई नगद रकम दी गई हो, यानी कि कैश दिया गया हो। टू बैंक अकाउंट कब आएगा? जब दान में दिए गए चेक की रकम हो, यानी कि चेक दिया गया हो। और टू परचेस अकाउंट कब आएगा? जब हमने माल दान में दिया हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एंट्री की जाती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंड टू परचेस अकाउंट। इसकी नरेशन हम लिखेंगे कैश, चेक एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट आहरण या निजी व्यय यानी कि ड्राइंग्स। व्यापार का जो स्वामी है वे अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से नगद रकम या बैंक से नगद रकम या माल का आहरण करता है, यानी कि ड्राइंग्स करता है। इसका लेखा करने के लिए व्यापार में ड्राइंग्स अकाउंट खोलकर उसे डेबिट किया जाता है और उससे संबंधित खाते को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिन्हें कि ड्राइंग्स की संज्ञा दी जाती है, यानी कि ये सब ड्राइंग्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये व्यापार से संबंधित ना होकर व्यापार के स्वामी के व्यक्तिगत व्यय होते हैं, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। ये जो बिजनेस का ऑनर रहता है उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, इनका बिजनेस से कोई लेना देना होता ही नहीं है, इसीलिए इनका लेखा ड्राइंग्स अकाउंट में किया जाता है। जैसे कि कहा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इनकम टैक्स हो गया, धनकर हो गया, या फिर ऑनर का खुद का घर हो गया, स्वामी के मकान का मरम्मत व्यय हो गया, यानी उसमें जो भी रिनोवेशन का वर्क लग रहा है वो एक्सपेंसेस हो गया, ऑनर के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का एक्सपेंसेस हो गया। ये सारे जो रहते हैं वो कई में आते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी जो एंट्रीज की जाती है वो ड्राइंग्स अकाउंट में की जाती है। इसकी जो एंट्री होती है वो होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू परचेस अकाउंट।
और इसकी नरेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, कैश एंड गुड्स विड्रॉन द पर्सनल यूज़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है चोरी में किया गया माल या नष्ट हुआ गया माल, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट और गुड्स डिस्ट्रॉयड। अगर बिजनेस में मान लो किसी बाय चांस किसी कारण से माल चोरी हो जाता है या माल जल जाता है या कोई और रीजन से माल खराब हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, वस्तुओं का जो मूल्य रहता है वो उनके परचेस मूल्य के अनुसार उनको आंका जाता है और परचेस अकाउंट में ही जमा कर दिया जाता है। और जो लॉस होता है उसका लेखा करने के लिए चोरी से हानि खाता है यानी कि लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, या फिर आग से हानि खाता है लॉस बाय फायर अकाउंट खोला जाता है, जिसमें जो नष्ट माल का परचेस मूल्य लिखा जाता है। जैसे कि अगर बिजनेस में कोई माल चोरी हो जाता है, कोई माल नष्ट हो जाता है, तो उसकी एंट्रीज अलग से की जाती है, या तो वो चोरी खाते में की जाएगी, थेफ्ट अकाउंट में की जाएगी, या फिर आग से हानि हुई है तो फिर लॉस बाय फायर अकाउंट में की जाएगी। जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, यहाँ पर परचेस अकाउंट में ही इनकी एंट्रीज की जाती है। इसकी नरेशन को हम इस प्रकार से लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट और डिस्ट्रॉयड इन फायर। नेक्स्ट पॉइंट आता है निशुल्क नमूने के रूप में माल यानी कि गुड्स एज फ्री सैंपल्स। कभी कभी बिक्री में वृद्धि के लिए बेचे जाने वाले माल का नमूना ग्राहकों को निशुल्क भेजा जाता है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर बिजनेस ऑनर को कोई चीज़ बेचनी है तो वो ग्राहक को क्या करता है, सैंपल के रूप में देता है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसे सैंपल के रूप में देता है, जिससे वो अपने कस्टमर को जानकारी देता है कि नहीं ये माल कैसा है, ये माल इतने पर डिस्काउंट है, ये सब चीज़ों से एक सैंपल के रूप में बेचता है। यह क्या होता है, विक्रय वृद्धि के लिए किया जाने वाला एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है। इसमें खरीदे गए माल की मात्रा में कमी आती है, इसके लिए फ्री में क्या करते हैं, नमूना खाता या फिर विज्ञापन व्यय खाता, नाम और क्रय खाता जमा लिखा जाता है। जैसे कि अभी तक हमने जितने भी एंट्रीज की है वो परचेस अकाउंट क्रेडिट करके की है, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जैसे फ्री सैंपल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। इसके नरेशन को हम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऋण देना, लोन गिवन। कभी कभी व्यापारी किसी अन्य व्यापारी को रुपया उधार देता है। ऐसी सिचुएशन में वह उस व्यापारी के नाम से अकाउंट खोलता है, उस अकाउंट का नाम लोन अकाउंट होता है। जैसे कि ए नाम के किसी पर्सन ने व्यापारी को रुपये उधार देने पर एंट्री की होगी, तो जिससे ए नाम के किसी व्यक्ति को उधार पैसे दिए गए हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, एस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लोन गिवन टू ए यानी कि लोन ए को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऋण लेना यानी कि लोन टेकन। व्यापार का स्वामी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर अपनी कार्यशील पूंजी को बढ़ाने या और किसी व्यापारिक कारण से बाहरी व्यक्तियों से या संस्था से ऋण लेता है, तो ऋणदाता का ऋण खाते में जमा किया जाता है यानी कि उसका जो लोन है वो क्रेडिट किया जाता है। जैसे 20 रुपये उधार लेकर व्यापार में लगाने पर कुछ इस तरह से इसकी एंट्री होगी, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट, लोन टेकन फ्रॉम बी, यहाँ पर 20 से रुपये उधार लिए गए हैं तो यहाँ पर जो 20 का लोन अकाउंट है वह क्रेडिट किया जाएगा, तो इसे कैश अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। नेक्स्ट आता है कार्यालय की साज सज्जा का सामान यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट। आधुनिक व्यापार में कार्यालय की आवश्यकता, सुविधा और बहुत से सामान को खरीदा जाता है। ऐसे सामान को कार्यालय की साज सज्जा का सामान कहते हैं। यानी कि आज के टाइम में ऑफिस में भी कुछ वस्तुएं लगती है, ऑफिस में कुछ चीज़ें चाहिए रहती है, उनके लिए जो सामान खरीदा जाता है उसे ऑफिस इक्विपमेंट कहा जाता है। इसमें जैसे कि फर्नीचर हो गया, टाइप मशीन हो गई, कंप्यूटर लैपटॉप हो गए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, इन सब चीज़ों को ऑफिस में ज़रूरत रहती है तो इन्हें ख़रीदा जाता है। जब छोटे छोटे अनेक डिवाइसेस खरीदे जाते हैं तो उन्हें ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट खोलकर डेबिट किया जाता है। और सिचुएशन के अनुसार रोकड़, बैंक या उधार क्रय की स्थिति में पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट और टू पर्सनल अकाउंट।
टू कैश अकाउंट नगद चुकाने पर लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट चेक से चुकाने पर लिखेंगे, और टू पर्सनल अकाउंट यानी कि अगर किसी से उधार लिया गया है तो यहाँ पर टू पर्सनल अकाउंट करके उसे क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यापार हेतु कोई संपत्ति खरीदना, असेट्स परचेस्ड फॉर बिजनेस। जब बिजनेस में उपयोग करने के लिए कोई स्थायी संपत्ति खरीदी जाती है तो उसका जो लागत मूल्य होता है उस संपत्ति के खाते में डेबिट किया जाता है। संपूर्ण लागत मूल्य से आशय संपत्ति को खरीदने से लेकर उसे कार्य की योग्य दशा में लाने हेतु किए गए एक्सपेंसेस से है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये की एक मशीन खरीदी गई, उसको लाने में 800 रुपये हुए और उसको फिक्स करने में 1200 रुपये का एक्सपेंस हुआ, तो यह व्यय की गई कुल राशि कितनी हो गई 22,000 रुपये। तो यह कहाँ जाएगी, मशीन अकाउंट में डेबिट की जाएगी। ठीक है, यदि इन सभी एक्सपेंसेस का भुगतान कैश में किया गया है तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट में उसका परचेज मूल्य भी हो जाएगा, उसे लाने का मूल्य भी हो जाएगा, उसे फिक्स करने का मूल्य भी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी एंट्री की जाती है। नेक्स्ट आता है डुबट्रीन यानी कि बैड डेब्ट्स। कभी कभी उधार बेचे गए माल का पूर्ण मूल्य वसूल नहीं हो पाता है। ऋणी या तो पूरी रकम चुकाने में असमर्थ रहता है या पूरी रकम में से कुछ राशि चुकाकर उसका पूरा हिसाब चुकता करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में उसका अकाउंट उठाने के लिए उसके हिसाब में कुल रकम से उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है और जो प्राप्त रकम से कैश अकाउंट और अप्राप्य रकम से डूबत या बैड डेब्ट्स अकाउंट करके डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। नरेशन में हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी कि विविध व्यय। बिजनेस में जो बड़े खर्च होते हैं उसके लिए तो अलग से अकाउंट खोले जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनके जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जैसे उनका चाय नाश्ता पानी वगैरह, तो ये सब खर्चे के लिए अलग से खाता खोलना इम्पॉसिबल होता है। यानी कि अतः उनके लिए क्या किया जाता है, एक नया अकाउंट खोला जाता है। जैसे कि हमारे बिजनेस में कोई बड़ा खर्चा है तो उसके लिए तो हम अकाउंट खोलते ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से अकाउंट खोला जाता है जिसे विविध व्यय अकाउंट कहते हैं, यानी कि इसे सन्ड्री एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें जो भी छोटे छोटे कभी कभी होने वाले खर्चे होते हैं उनको इसमें लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है जीवित पशु का क्रय, परचेस ऑफ लाइव स्टॉक। कभी कभी बिजनेस में सहयोग करने वाले पशु, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कोई बिजनेस ऐसा होता है जिसमें पशुओं की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे हॉर्स कैमल आदि ये सब जो भी खरीदना पड़ता है तो इन्हें जीवित स्कंद यानी कि लाइव स्टॉक कहा जाता है। इसको खरीदने पर जो एंट्री की जाती है वो इस तरह से की जाएगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट या टू पर्सनल अकाउंट। अगर कैश से दिया है तो टू कैश अकाउंट, चेक से दिया है तो टू बैंक अकाउंट या किसी व्यक्ति के नाम से दिया है तो टू पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है क्रय खाता क्रेडिट होना, परचेस अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड। माल चाहे कैश में खरीदा जाए या उधार खरीदा जाए, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब परचेस खाता क्रेडिट होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर परचेस अकाउंट का हमें क्रेडिट करना होता है। ऐसी कोई सी दशा मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी सिचुएशन में परचेस खाता क्रेडिट किया जाता है। सबसे फर्स्ट आता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप माल निकाल रहे हो। ठीक है, सेकेंड आता है माल को दान में दे देना यानी गुड्स गिवन एज चैरिटी। थर्ड आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल यानी कि मुफ्त सैंपल के रूप में लोगों तक पहुंचाना। फोर्थ आता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर यानी कि माल का कोई अग्नि में जलकर नष्ट हो जाना। फिफ्थ आता है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट यानी कि माल का चोरी हो जाना। सिक्स्थ एंड लास्ट आता है गुड्स गिवन एज सैलरी टू एनी एम्प्लॉइज ऑफ बिजनेस ऑन कॉस्ट प्राइस यानी व्यापार के किसी कर्मचारी को सैलरी के बदले लागत मूल्य पर माल दे देना।
ये सारी सिचुएशन रहती है जब परचेस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत सारा धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।